वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। जी हाँ, उन बहनों के बारे में जिनके दिल में औलाद की चाहत होती है, और हो भी क्यों ना, भला घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी सुनने की चाहत किसकी नहीं होती है ना। पर कभी कभी सेहत से जुड़ी किसी समस्या की वजह से भी एक बच्चे की चाहत भी कई बार पूरी नहीं हो पाती, और इसी समस्या को कहते हैं इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता। क्यों होती है ये समस्या और इसका निदान क्या है? आज हम संतानहीनता के तमाम समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे, और ये भी समझेंगे कि क्या संतानहीनता के कारण हो सकते हैं, क्या महिलाओं को ही दोषी ठहराना उचित है। आज का विषय एक बार फिर से सुन लें, बांझपन, कारण और उपचार, ताकि सोनी ना रहे कोई गोद। ये आज का हमारा विषय, यानी आज हम विस्तार से इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर देख लें, 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आप अगर कॉल करेंगे तो आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आज के अंक में हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम किन वजहों से होती है, इसके कारण क्या है, और साथ ही कारण पर ही चर्चा नहीं होगी, इसका उपचार क्या है ये भी हम जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि सुरक्षित प्रसव के बारे में कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात बता दें, मेनोपॉज यानी जब आपके महीना बंद हो जाता है, उस वक्त महिलाओं की मानसिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्यों होता है, इससे जुड़ी कई बार समस्याएं भी आती हैं, तो इसके बारे में भी हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, बांझपन, इनफर्टिलिटी या फिर कोई ऐसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जो खासतौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बड़े विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. सक्सेना। नमस्कार, स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। और दूसरे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रेणुका मलिक। आप अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और आरएमएल अस्पताल में प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो अगर आप भी सुरक्षित प्रसव या इनफर्टिलिटी या फिर मेनोपॉज से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहती हैं, तो ज़रूर हमें फ़ोन करें। किसी भी तरह के झिझक अपने मन में ना रखें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और जो आपका ख्वाब है, सपना एक संतान का, वो पूरा हो। अगर कोई और भी सवाल है तो भी आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, और हम आशा करते हैं कि महिलाएं आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, वो झिझक दूर हो, यही हमारा मकसद भी होता है। आप जानकार बने, अवेयर बने, और अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मां बनने का सुख दुनिया के उन सुखद एहसासों में एक है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, हर मां की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उसके सीने से लगा रहे, तभी तो वो बच्चे के खुशी से खुश और उसके रोने से फफक फफक कर रो पड़ती है। सचमुच दुनिया का अनमोल रिश्ता है ये। लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं मां नहीं बन पाती और जीवन के सबसे बड़े सुख से वंचित रह जाती है। ये बात फिर चाहे गांव की हो या शहरों की, समाज में संतानहीनता की समस्या अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। गौरतलब है कि संतानहीनता की स्थिति को आमतौर पर महिलाओं से ही जोड़कर देखा जाता है। समाज और घर वाले की तानेबाजी और बेफिजूल की बातें भी होने लगती है। कहीं पत्नी बांझ तो नहीं? जी हाँ, आप चाहें तो इसे पुरुष के वर्चस्व से जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि बांझपन केवल महिलाओं की समस्या नहीं है। आमतौर पर 30% मामलों में महिला और 30% पुरुष में कमी और 40% दोनों की कमी
बच्चा न होने की वजह बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी माने तो पिछले एक दशक में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की इनफर्टिलिटी के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें, आम आबादी का 10% हिस्सा किसी न किसी तरह से बांझपन का शिकार है या हो रहा है। गौरतलब है कि महिलाओं में 20 से 35 साल की उम्र को रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन की उम्र माना जाता है। जी हाँ, 35 साल की उम्र के बाद गर्भ धारण करने पर बच्चे में जन्मजात बीमारी होने जैसी कई समस्याएं हो सकती है। महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकता है। यूट्रस में टीवी की वजह भी एक कारण हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो देर से शादी, ज्यादा स्मोकिंग या ड्रिंक करना और बेहद तनाव में रहना मां के सुख में बाधा बन सकती है। डायबिटीज, अधिक मोटापा, थायराइड, लिकोरिया आदि बीमारी भी प्रेगनेंसी में दिक्कत देती है। हालांकि अब मेडिकल साइंस ने भी उपचार के नए नए तरीके खोज लिए हैं। IVF, ICSI जैसी तकनीक इसी उपचार का एक हिस्सा है। बहरहाल हम तो यही चाहते हैं आपकी भी आंसुओं में मुस्कान झलके और हर सुनी गोद में ममता छलके। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। वाकई में हम भी यही चाहते हैं आपके आंसुओं में मुस्कान झलके, यानी आपकी आंखों में खुशी के आंसू हो। एक मार्मिक रिपोर्ट आपने देखी और तमाम बिंदुओं को इसमें हमने समेटने का प्रयास किया। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से कह दें कि ये कार्यक्रम आप महिलाओं के लिए है। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है, प्रजनन से जुड़ी हुई, मोनोपॉज से जुड़ी हुई या मासिक धर्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपका, तो भी आप हमें फ़ोन करें। अगला 1 घंटा आपके लिए है, क्योंकि अगर महिलाएं जागरूक होंगी अपने स्वास्थ्य के प्रति तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार में देखने को मिलता है। ये बात बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले पीके जी, मैं जानना चाहूँगी कि आम तौर पर जैसे जैसे हम देखते हैं, ख़ासतौर पर लड़कियों की हम बात करें, किशोर अवस्था आती है, उसके साथ ही साथ कई तरह के चैलेंजेस उनके साथ आने शुरू हो जाते हैं। हम तो यहीं से शुरुआत करते हैं, तो किस तरह की वो चुनौतियाँ और चैलेंजेस होती हैं महिलाओं के साथ? तो जैसे जैसे किशोरियाँ या हमारी बच्चियों के पीरियड्स शुरू होते हैं तो उनको कई तरीके की मानसिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उनको काफ़ी तरीके का स्ट्रेस होता है, समझ नहीं आता किस तरीके से ये पीरियड्स आ रहे हैं। शुरू में महीना काफ़ी इरेगुलर होता है, कभी कभी बहुत लंबा चलता है, कभी कभी नहीं आता है। साथ में आजकल देखा गया है कि ये बच्चियों को काफ़ी कुपोषण है। कुपोषण में एक तरफ तो हीमोग्लोबिन की कमी है, अनीमिया है, और दूसरी तरफ आधे बच्चे जो हैं वो मोटापे की ओर जा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें कुपोषण में आती हैं। अनीमिया और मोटापा दोनों से ही आगे चल के माँ की नींव मतलब कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही काफ़ी ये बच्चे पढ़ाई को लेके, आसपास के माहौल को देख के काफ़ी फास्ट फूड खाते हैं, घर का बना खाना नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, तो उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां इनको हो जाती हैं। पीरियड्स की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आजकल देखा गया है मोटापा, शरीर पे बाल ज़्यादा होना और इरेगुलर पीरियड्स होना, ये बहुत ज़्यादा बच्चियों को हो रहा है और इसको PCOD की बीमारी कहा जाता है। आगे चल के इनको इनफर्टिलिटी होती है, बच्चा ठहरने में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी के टाइम इनको शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आगे मीनोपॉज की तरफ जाते जाते डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तो यानी देखिए, यहीं से जब बच्चियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है, जिसे आमतौर पर महीना पीरियड्स के तौर पर जानते हैं आप, यहीं से सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह की इरेगुलरिटी है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसे हल्के में ना लें। कई बार बच्चियां बताने से घबराती हैं, तो घर में ऐसा माहौल रखें कि कम से कम इस तरह की समस्या तो बता सकें। हमारे आज के पहले कॉलर नंद किशोर जी जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार। सुनाई नहीं दे रहा। नंद स्वरूप जी, आपका सवाल ठीक से हमें नहीं सुनाई दे रहा है, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि संतान इलाज के लिए कौन कौन से
सात का। आप ये जानना चाहते हैं कि अगर संतान नहीं हो रही है तो उसके लिए कौन कौन सी जांचें कराएं, यही सवाल है आपका? जी 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 जी। सात का। उपचार क्या है, ठीक है, हमारा आज का पूरा विषय ही यही है। तो मैम, जैसे इनका पहला सवाल है कि अगर किसी का नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है और काफ़ी समय हो गया है, पहले तो ये समझाया कि कई लोग शादी के 2 महीने बाद ही सोचने लगते हैं कि बच्चा ठहर जाए। बहुत तो important इनफर्टिलिटी हम कब से माने, कितने साल आप कोशिश करें, उसके बाद आप चिंता करें? देखिए, पहले दूसरे तीसरे महीने से चिंता करना भी ठीक नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो अगर एक साथ महिला और पुरुष साथ रह रहे हैं, शादी के बाद कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, और फिर भी बच्चा नहीं ठहरता है, तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट के पास संपर्क करना चाहिए। कई बार हमारे पास बहुत छोटी छोटी बच्चियां, जिनकी 18, 19, 20, 21 साल की बच्चियां आ जाती हैं, जिनकी 2 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, तो उसमें चिंता ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए फर्टाइल पीरियड क्या है। फर्टाइल पीरियड 1 महीने में महिला का एक बार महीना आता है। तो जो आखिरी के 14 दिन है, उससे मतलब जिस समय पीरियड आता है उससे 14 दिन घटा दें, और महीने के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच अगर महिला और पुरुष एक दिन छोड़ के एक दिन मिले, तो उसी समय बच्चा ठहरने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो उनको ये बात समझनी चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए 1 साल तक। अगर उसके बाद भी उनको बच्चा ना हो, तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। जी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेल्स का, हस्बैंड्स का। तो हस्बैंड का सीमन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टेस्ट है। उसमें पुरुष को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 3 दिन आपस में ना मिलने के बाद, शराब और सिगरेट ना लेने के बाद वो ये जांच कराएं, क्योंकि इन चीजों का उनके शुक्राणु पे बुरा असर पड़ता है और उनकी काउंट वगैरह कम आ सकती है। इसके अलावा महिला अपनी अंदरूनी एक बार जांच कराएं, कोई उनको इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूब्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चेदानी के अंदर, अंडेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर हम देखते हैं कि उनके पीरियड्स ठीक आ रहे हैं या नहीं। उससे रिलेटेड हम कुछ हार्मोन टेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये सारे टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जी बिल्कुल। प्रतिमा सिंह है एक दर्शक हमारी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। प्रतिमा जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी प्रतिमा जी, सवाल बताएं। हाँ मैम, प्रतिभा जी, हाँ बताएं। प्रतिभा जी, प्रश्न बताएं अपना। हाँ हाँ मैम, मुझे मासिक धर्म में दिक्कत हो रही है। तो मैम मेरी उम्र करीब 45 साल है। ठीक है, 45 साल है आपकी उम्र। और किस तरह की समस्या हो रही है आपको मासिक धर्म में? मासिक धर्म मेरे अभी तक मुझे 6 महीने से होता था, कभी 2 महीने में होता था। मैम कुछ और पूछना चाहेंगे रेणुका जी? आपको आपको अब इस समय 15 दिन से मैम बराबर मासिक हो रही है। आपको महीना ज्यादा आ रहा है, ये कह रहे हैं? 15 दिन से लगातार 6 महीने नहीं, बीच में नहीं आया। हाँ, तो आपको तो फिर जाके एक बार अपना चेक करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। आपको एक बार जाके चेक करवाना पड़ेगा। तो उसमें देखेंगे कि आपका अल्ट्रासाउंड में क्या रिसोली है, मास बढ़ गया क्या है, अकॉर्डिंगली फिर उसके हिसाब से इलाज होगा। जी। तो आप अपने आप को इग्नोर नहीं कीजिए और आपके घर के पास जो भी अवेलेबल गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको जाके दिखाएं। जी। और मैम एक चीज़ ये बताइए, जैसे क्योंकि 45 साल की हैं ये, और इनको बता रहे हैं कि मासिक धर्म में समस्या आ रही है, तो एवरेज एज क्या होती है जब जो महीने रुकने की जो उम्र होती है, जिसे मेनोपॉज जानते हैं, मैं आम लोगों की भाषा में कहूँ कि जब जिसके बाद से महीने आने बंद हो जाते हैं? जो इंडिया में एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज 47.6 ईयर्स, मतलब 47 ईयर्स एंड 6 मंथ्स आई है। जो बाकी कंट्रीज के हिसाब से इंडिया में और एशियन में मेनोपॉज जल्दी होता है। जी। और बिल्कुल एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आप अपनी जांच जरूर कराएं। अंदरूनी जांच करानी इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि मीनोपॉज के आपका होने वाला है, महीना जब बंद होता है उससे पहले ये पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई बार बहुत दिन नहीं आते, फिर काफी दिन तक
तेज खून आता है, तो अंदर से जांच कराएं। एक पैप स्मीयर की जांच होती है जिससे पता चलता है कोई कैंसर वगैरह तो नहीं हो रहा, क्योंकि मीनोपॉज में बच्चेदानी के मुंह का यानी कि सर्विक्स, एंडोमेट्रियम सबके कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। तो जैसा डॉक्टर रेणुका ने बताया, आपको अपनी अंदरूनी जांच कराना बहुत बहुत बिल्कुल। जरूरी है। लेकिन प्रतिभा जी, फिर हम एक बार यहाँ पर कहेंगे कि ये सिर्फ हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जब तक आप विशेषज्ञ के पास नहीं जाएंगी तब तक कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। तो घबराएं नहीं, एक बार जांच जरूर करवा लें। चलिए, एक और कॉलर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो, जय देवी मिश्रा जी हैं हमारे साथ। जय देवी जिन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। जी बताएं मैम, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो जैसे 5 पुरुष जिम्मेदार क्या कह रही है? अच्छा, इनका सवाल ये, जैसे कि जो कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि अक्सर ये होता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो सीधा कह देते हैं कि महिला के साथ समस्या है। ये यही जानना चाहते हैं कि क्या पुरुषों में ही समस्या हो सकती है, क्या बांझपन सिर्फ महिलाओं की ही समस्या है, या फिर पुरुष की तरफ से भी कोई समस्या हो सकती है, उसमें कोई कमी हो सकती है जिसके चलते बच्चा नहीं हो रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको ये समझना चाहिए, जैसा कि अभी मिश्र जी ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 40 से 50% हमारे पास जो कपल्स आते हैं उसमें हस्बैंड के सीमन के अंदर, शुक्राणु के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि महिला और उनके हस्बैंड, उनके आदमी भी अपनी जांच जरूर कराएं, क्योंकि सिर्फ महिला को ट्रीट करने से उनके तो बहुत सारा खून निकाला जाता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन हस्बैंड को तो सिर्फ अपना सीमन देना है। और उसमें इतनी सारी आजकल उनके खान पान में, उनके लाइफस्टाइल में इतने प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं और थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, ये सारी चीजें हैं जिनका इलाज किया जा सकता है। और हस्बैंड को ट्रीट करने से कई बार अगर सिर्फ हस्बैंड की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठा अपनी जांच के लिए गायनेकोलॉजिस्ट मैं इस पे और विस्तार से थोड़ा बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, विपिन है, जिन्होंने सागर मध्य प्रदेश से हमें फोन लगाया है। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है? जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हमारे 2 सवाल है। पहला सवाल हमें था कि बच्चा ना होने का कारण क्या शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, और दूसरा सवाल ये था मैम कि धूम्रपान कितना अफेक्ट करता है बच्चा ना होने पर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, धूम्रपान करने से कितना शरीर पर असर पड़ता है? जी रेणुका जी, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगी। पहला इनका सवाल था कि क्या मानसिक शारीरिक दुर्बलता भी इसके पीछे वजह हो सकती है? बिल्कुल। महिला पुरुष दोनों में बताइएगा। दोनों में असर पड़ता है। और जैसे धूम्रपान से स्मोकिंग अगर आदमी मेल करे तो भी उसमें स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है, जिसको एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं, जो कीटाणु होते हैं कम चलते हैं उससे। तो स्मोकिंग, पोल्यूशन, स्मोकिंग वुमेन में भी अंडा बनने के उसमें भी असर करता है, क्वालिटी ऑफ एग खराब हो जाता है अगर वुमेन स्मोक करे तो धूम्रपान दोनों के लिए, जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, दोनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए, और जो प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी मैम, एक हम ये चीज़ देख रहे हैं कि दुनिया भर में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन या बच्चा ना होने की समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है, और इसे हम कहें कि भयानक समस्या है तो शायद गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही जब समस्याएं आती हैं तो तरह तरह के विकल्प भी आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो निराश ना हो। किस तरह के विकल्प हो सकते हैं? मान लीजिए अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करें उसके बाद? जी मैम। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो डॉक्टरी जांच करानी ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि क्या कारण है। आजकल हमारे देश में इतना पॉल्यूशन है, जो हम पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, जैसे आप गांव में रहते हैं इतने सारे उसमें दवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से आदमी, लोगों का शुक्राणु की क्षमता कम हो गई है, काउंट भी बहुत कम हो गई है। पिछले एक स्टडी हुई है बहुत बड़ी दुनिया में, जिसमें देखा गया है कि पिछले 10 साल के अंदर आदमियों के शुक्राणु में
50% के करीब कमी आई है। इन्फेक्शन के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर किसी पुरुष को पहले से कोई बीमारी है, अगर अपनी डाइट अच्छी रखें, जैसे कि हमारे भाई साहब ने पूछा फोन करके, धूम्रपान, शराब ये सब छोड़ दें, हेल्दी खाना खाएं, यानी कि ताज़ा सब्जी, फल, दाल, अंडे और मौसमी सब्जी, मौसमी फल खाएं। प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जो बाज़ारों में मिलता है, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और चिवड़ा और जवे और मोटा अनाज, ये सब चीज़ें जो हमारे गांव का खाना है, वो सबसे हेल्दी खाना है, वो सब खाएं। और एक्सरसाइज ज़रूर करें। महिला और पुरुष दोनों ही, जिसको मोटापा है उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, पहले तो बच्चा ठहरने में, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बच्चे काफ़ी बार गिर जाते हैं, उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अपना रहन सहन ठीक करें और उल्टी सीधी आदतें छोड़ के एक्सरसाइज की आदत करें। और तनाव से मुक्ति, आजकल हमारा लाइफ इतना स्ट्रेसफुल है, इतना एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अच्छे से ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें और लंबी सांस लें, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं। अगर मौसम खराब है, पोल्यूशन है, तो घर में ही वॉक करें, रस्सी कूदें। ये सब चीज़ें करने से वो हेल्दी रहेंगे और प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता है। एक कॉलर है कन्हैया लाल प्रजापति, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या सवाल है। हेलो जी। बांझपन औरत का क्या इलाज सकता है? बांझपन का इलाज? हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। रेणुका मैम, एक तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ये बांझपन वर्ड नहीं यूज करें औरत के लिए। इनफर्टिलिटी तो दोनों की हो सकती है ना, हम मेल को तो बांझ नहीं बोलते। तो इलाज क्यों नहीं हो सकता? साइंस इतनी एडवांस हुई है, हर चीज का इलाज करवाए। पहले तो वजह ढूंढनी इंपॉर्टेंट है, और फिर इलाज क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है इलाज। जी। तो मैम, जैसे आपने कहा कि जो मुझे लगता है एक सोशल कंडीशनिंग भी है कि जब भी बच्चा नहीं होता तो सबसे पहले महिलाओं की ही बात होती है। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है तो हम थोड़ा और इसके उपायों पर बात करेंगे। जैसे अभी हमने बात की कि लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, आप स्वस्थ रहें, व्यायाम करें रेगुलर, और अन्य बीमारियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि हर तरह के माहौल का, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप कितने दबाव में, स्ट्रेस में रहते हैं, उसका भी आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिस पर अक्सर हम बात भी नहीं करते हैं। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी स्वस्थ किसान जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की, किस तरीके से वो संतान सुख को प्राप्त कर सकती हैं अगर आप अभी तक वंचित हैं। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें इंतजार रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के ऊपर, यानी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान सुख आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, इलाज क्या करें। कुछ मिथ्स भी हैं, उन्हें भी हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करें। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब मैम देखिए, घूम फिर के सवाल वही आ रहा है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करें, क्या इलाज है। तो मुझे लगता है हमें इसे सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करना चाहिए कि ठीक है, अगर देरी हो रही है तो ये जाँचें कराएं, फिर कहीं फाइब्रॉइड तो नहीं है या फिर कहीं ट्यूब्स तो बंद नहीं है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा इसके बारे में इलैबोरेट करें। तो सबसे पहले जब महिला हमारे पास आती
आती है हम उनकी अंदरूनी जांच करते हैं। उसमें अगर महिला को कभी भी नीचे दर्द होता है, पेट में माहवारी ज़्यादा आती है, गंदा पानी आता है, नीचे शरीर में खुजली आती है, या हस्बैंड के साथ मिलने के बाद भी दर्द होता है, तो इस कंडीशन में चांसेस हैं कि उनको अंदर बच्चेदानी के रास्ते में इन्फेक्शन है। उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिससे उसको इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। दूसरी टेस्ट जो हम करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है, जिससे देखा जाता है कि उनकी बच्चेदानी और अंडेदानी ठीक है या नहीं। बच्चेदानी में कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स कितने हैं, कौन सी जगह पे है, वो सभी चीजें देख के उसका इलाज किया जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं कि हमारा 2 मिलीमीटर का, 5 मिलीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, अब हमारा बच्चा कैसे होगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए। आधे से ज्यादा फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं जिनके वजह से बच्चा नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। अगर फाइब्रॉइड अंदर की तरह सबम्यूकोजल है तभी उसको हम ऑपरेशन करके निकालते हैं और उसका बहुत अच्छा इलाज है। फिर हम देखते हैं दोनों ट्यूब्स ठीक है या नहीं। अगर एक ट्यूब भी ठीक है तो आपका इलाज हो सकता है। और ट्यूब्स अगर उसके लिए एक टेस्ट होता है हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी, उसमें पता चल जाता है कि एक ट्यूब खराब है या दूसरी ट्यूब खराब है। अगर उसमें दोनों ट्यूब खराब आती हैं तो हम एक हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं जिसमें आपकी ट्यूब खुल सकती है। अगर आपके अंडे नहीं बन रहे, उन महिलाओं के लिए जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या तो बहुत बहुत दिन बाद आते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, या महीना बहुत ज्यादा आता है, या बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, खून आता है, उनमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस हैं। इसका टेस्ट हम ब्लड टेस्ट करते हैं पीरियड्स के दूसरे, तीसरे या चौथे दिन पे, और अगर उसमें कोई कमी आती है थायराइड की, प्रोलैक्टिन की या FSH LH की, तो हम उनको गोली देके ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। जी। तो आजकल बहुत हमने प्रोग्रेस कर लिया है और बहुत चीजों का इलाज है। ठीक है मैम, एक हमारे पास ईमेल आया है, वो हम सवाल ले लेते हैं। कुंज बिहारी ने हमें सवाल दिया है बिहार कटिहार से, और ये कहते हैं इनकी वाइफ का ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, डिलीवर मतलब सी सेक्शन से हुआ था, उसके बाद पेट में सूजन आ गई है, पेट में काफ़ी दर्द भी रहता है, इसमें क्या करें? उनका जी क्या बताना चाहेंगे? ऑपरेशन में हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो गई हो, तो ये आप डॉक्टर से सलाह करें, वो एंटीबायोटिक्स दे के इन्फेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उनको। या कभी टीबी तो नहीं हुआ था पेशेंट को कभी? ठीक है, एक बार जांचें और करा लेनी चाहिए। हाँ, बेहतर ही रहेगा। हाँ। एक कॉलर है, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी प्रकाश जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी वाइफ नहीं प्रकाश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, फिर से सवाल बताइए। प्रेगनेंसी में 3 महीने हुए हैं। ठीक है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, आगे? कभी कभी ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है मैम, 3 मंथ्स हो गए। हाँ, 3 महीने का बच्चा पेट में है और कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टरी जांच कराएं। उसमें देखेंगे हम लोग कि बच्चा पूरी तरह पनप रहा है या नहीं, और उसका प्लेसेंटा कहाँ है, जो ऑल नाल है वो ठीक है या नहीं। और इसके लिए फिर अगर बच्चा ठीक होता है तो कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को पूर्ण पोषण मिलेगा और ब्लीडिंग रुक सकती है। जी, जांच किए बिना बताना मुश्किल है, इसलिए आप जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जांच कराएं। जी, एक और हमारे पास ईमेल सवाल आया, शारदा देवी है जयपुर से हमारी दर्शक। इनका सवाल है मेनोपॉज से जुड़ा हुआ मैम, कि कहती मेरी उम्र 48 साल है, मुझे 2 साल पहले मासिक धर्म आना बंद हो गया, कभी कभी बेचैनी सी होती है, क्या करें? ये एक नॉर्मल चीज़ है बेचैनी होना। ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। जब मेनोपॉज हो जाता है तो एक हार्मोन औरत के शरीर में कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन जिसको कहते हैं। उसमें ये चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद ना आना, ये उसकी सिम्टम्स हैं। तो ये आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा सीवियर है, से आपको कितनी चिंता, कितनी परेशानी हो रही है, आपको सही से ज़िंदगी जीने में कितनी तकलीफ हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर इसके लिए हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको कहते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस बता सकते हैं हम आपको, जिससे वो ठीक हो जाए। जी मैम, जैसे कि ये बेचैनी की बात कर रही है, अब आमतौर पर महिलाएं इसके बारे में चर्चा भी नहीं करती, जैसे आप बता रहे मेनोपॉज होना, और 45 के बाद 47 तक के आसपास उम्र में हमारे देश में ये स्थिति आने लगती है।
क्या हम इसको भी लेकर किसी तरह की सावधानी बरत सकते हैं क्या उस वक्त? हमें हमारे खान पान या फिर अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, या फिर कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट है, इसके बारे में रेणुका जी कुछ अगर बताना चाहें। रजनोवृत्ति को इंग्लिश में मीनोपॉज बोलते हैं, मतलब मीनोपॉज। ये टाइम है जब एक औरत को अपने बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि बाय दिस टाइम आपके बच्चे बड़े हो गए, आपकी जिम्मेवारियां कम हो चुकी होती है, बच्चों की शादी हो चुकी होती है, और सडनली आपके पास ये जो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं। तो बहुत सारी औरतों को इसका पता नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो एकदम परेशान सी हो जाती है, जिसको एक बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। बच्चों को आपकी ज़रूरत नहीं रही और आपके साथ बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो मेंटल डिप्रेशन, सोना नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो इस चीज़ की अवेयरनेस, और फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए हार्मोनल सपोर्ट मिल सकता है। आप गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप एक बार समझ जाएं कि ये नेचुरल है और आपको क्या क्या करना है, खान पीने में क्या ध्यान रखना है। यू हैव टू बी सोशल, बात करें, दोस्त बना के रखें, एक्सरसाइज करें, और अपनी डाइट में फैट कम कीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन ज़्यादा रखिए। जी मैम, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है तो मैं सोचूं साथ साथ हम ले ही लेते हैं। अनिल शर्मा है गाजियाबाद से हमारे एक दर्शक, जिन्होंने अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहे कि 3 साल पहले उनके पीरियड्स बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी अचानक से हो जाते हैं, तो ये क्या कोई समस्या है इसमें? क्या डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है या फिर दिस इज नॉर्मल थिंग? एज कितनी है? एज तो इन्होंने मैम नहीं लिखी है, 3 साल हो गए हैं बता रहे हैं। अगर उनकी एज ऐसे 47 मेनोपॉजल एज है और उनको अब ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, उसमें 10% कैंसर का रिस्क होता है। तो इनको जाके इग्नोर नहीं करनी ये बात, जाके अपने डॉक्टर से मिले तो वो जांच कराएंगे और कैंसर रूल आउट करेंगे। जी बिल्कुल। एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी कि अगर आपको 1 साल तक महीना नहीं आता, उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। अगर आपको 2-4 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं और 1 साल नहीं हुआ है आपके पीरियड्स बंद हुए, तो उसको हम पेरीमीनोपॉज बोलते हैं। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आपको 1 साल पीरियड्स ना आने के बाद, मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विक्स और यूट्रस का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि इस समय सारे ही कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। तो ब्रेस्ट, स्तन का कैंसर भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे कंट्री में। तो ये 3 चीज़ों का ज़रूर जांच करानी चाहिए। इसके अलावा जब भी महिला हमारे पास आती है, हम उनका कोलेस्ट्रॉल, जो कि लिपिड प्रोफाइल होता है, थायराइड, शुगर, ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है करना। और महिला को ये समझाना ज़रूरी है कि अब ईस्ट्रोजन नहीं बन रहे हैं, उनके अंडे बनने की क्षमता कम हो रही है, तो आपको अचानक से गर्मी लगेगी, घबराहट होगी, फिर एकदम से ठंडा लगेगा, अब मुझे लगता कपकपी है यहाँ आएगी। पर हमें परिवार के लोगों को भी Support समझना देना चाहिए पड़ेगा। काफी। अगर इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं तो उससे ये ना समझे कि उनका व्यवहार खराब है या गलत है, वो व्यवहार में बदलाव है, ये एक फेज है पूरे परिवार को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जी। परिवार के अलावा जहाँ जॉब करती है बैचलर्स, इफ शी इज वर्किंग, तो इवन हर देयर सुपीरियर शुड अंडरस्टैंड कि ये चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, तो उनको ये बात समझ, चिड़चिड़ापन में सपोर्ट देना चाहिए। जी जी। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताएं, क्योंकि हमारे एक दर्शक ने भी ये पूछा था इनफर्टिलिटी के बारे में, और मैम ने भी जैसे कहा कि बांझपन का शब्द का इस्तेमाल ना करके इनफर्टिलिटी की बात करें, जिसमें पुरुष भी हो सकते हैं, उनमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जैसा कि आपने बताया कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आपका लाइफस्टाइल, ड्रग्स है, मोटापा है, लेकिन क्या इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है? मेल इनफर्टिलिटी में किस तरह की ट्रीटमेंट है? बिल्कुल। अगर कोई भाई लोग किसी कोल माइन में, फैक्ट्री में, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ काम करते हैं, बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, या सोते नहीं है ठीक से, मोटापा ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, इन सब से आपके स्पर्म के अंदर काउंट देखी जाती है, मतलब कितने नंबर है, फिर वो चलते कैसे हैं और उसमें इन्फेक्शन कितना है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसमें कीटाणु, शुक्राणु जो कहते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उसके नंबर में कमी है, उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और अंदरूनी जांच भी पुरुषों का भी अल्ट्रासाउंड पुरुषों का भी अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें उनकी अंदरूनी जांच करते हैं, जिसमें वैरिकोसील और हाइड्रोसील, मतलब गांठ में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। तो उसके लिए, इन्फेक्शन के लिए हम दवाई दे सकते हैं और इसे ट्रीट किया जा सकता है।
तो इसलिए आप शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं, इलाज जरूर कराएं। और अगर आप इलाज नहीं कराएंगे और इसमें आपके इन्फेक्शन है तो आपकी पत्नी को भी इन्फेक्शन होगा और उनकी ट्यूब्स एक बार खराब हो गई तो फिर बच्चा होने के चांसेस नॉर्मल तरीके से बहुत कम हो जाएंगे। जी अच्छा मैम, एक चीज़ और ये भी बताएं हमें कि जैसे ये तो बात हमने इनफर्टिलिटी की काफ़ी सारी, लेकिन अब हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं कि जो कपल, जो दंपति अगर वो बच्चा प्लान कर रहे हैं तो इसे ऐसी रैंडम ना मान के चले, इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग करें। तो क्या कुछ सप्लीमेंट्स पहले से शुरू करने चाहिए? कहते हैं कि मानसिक तौर पर भी आप तैयार रहने चाहिए, मानसिक संतुलन रहे, स्वस्थ रहे, स्ट्रेस में ना रहे। तो इस पूरे प्रोसेस में जब आप जा रहे हैं तो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर पिकी? आप दोनों को ही, ये बहुत सुंदर परिवार की शुरुआत है तो दोनों को अपने मन को शांत रखना चाहिए। रोज एक्सरसाइज करने दोनों हस्बैंड वाइफ जाएं, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोई एक दूसरे को ब्लेम ना करे कि ये मेरी पत्नी का बच्चा नहीं हो रहा है या हस्बैंड में भी कमी अगर निकल आई तो ये दोनों का कलेक्टिव एफर्ट है। ये नहीं कि एक के अंदर कमी है तो दूसरे का ब्लेम नहीं होना चाहिए। खाना बहुत अच्छा रखें, जैसे हमने अभी बात की, सारा शराब और गंदे नशे वगैरह की आदतें छोड़ दें। रोज हरी सब्जी और मोटा अनाज, फल, ये सब चीजें जरूर लें। नट्स बहुत अच्छे होते हैं, बादाम, पिस्ता, ये सब चीजें, और मूंगफली, ये सब बहुत अच्छा है। और अपनी जांच कराएं। अगर पीरियड्स ठीक आते हैं और आप समय पे मिलते हैं, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, अगर आप फर्टाइल पीरियड फॉलो करें जो कि पीरियड्स आने के 10 दिन बाद से लेके 20वें दिन तक अगर आदमी और उनकी पीरियड वाइफ, का पहला दिन जो होता है, पीरियड जिस दिन शुरू होता है उसको पहला दिन कहते हैं, तो फर्स्ट 10 दिन मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो अंडा होता है, अगर 28 दिन का साइकिल है तो 14वें दिन के करीब फटता है। उसी समय बच्चा ठहरने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो 5 दिन इधर और 5 दिन उधर, मतलब पीरियड आने के शुरू होने के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेंगे तो बच्चा ठहरने के नॉर्मल तरीके से काफी अच्छे चांसेस हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, डॉक्टर पिक्की ने बहुत अच्छे से समझाया आपको। ये जो है इसको कहते हैं प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग। एक कपल जब प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी तो उनको जाके एक बारी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी करके प्रेगनेंसी को पूरे 9 मिनट सही से जाना चाहिए, इसलिए कुछ टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। शुगर कंट्रोल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देने चाहिए, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना है, कुछ टेस्ट जिससे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक चले और एक स्वस्थ हेल्दी बच्चा पैदा हो। मैम जैसे हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें और हम ये भी कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें, तो जैसे मैम ने कहा कि योग करें, मेडिटेशन करें। योग का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब हम मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आजकल हम जानते हैं कि योग जो कि भारत की देन है, विश्व जिसको मान रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर रेणु जी, योग बेसिकली आपको रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। हर लाइफ में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस तो आपको कुछ ना कुछ परेशान करने वाली चीज तो आपको जिंदगी में मिलती ही रहेगी, आपको उससे रिएक्ट नहीं करना। जी बिल्कुल। इससे आपका ब्लड प्रेशर, आपको सांस लेने से अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएगी। आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो आपको शांति देते हैं, और फिर जो हार्मोन्स गड़बड़ होने के कारण बच्चा नहीं होता वो भी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपको एक्सरसाइज करने से आपकी सारी मसल्स, आपके लंग्स सब स्वस्थ रहेंगे। तो हमें ये सोच के खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में आगे भी और पीछे भी जो हो रहा है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इस समय है उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें ये सोच के, योग बहुत ही अच्छी चीज़ है। लंबी सांस अंदर लेना, बाहर लेना, ब्राह्मरी और अनुलोम विलोम, ये सब एक्सरसाइजेस जरूर करें। बिल्कुल। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, 1800-113061, ये हमारा नंबर है। और दूसरा नंबर अंत में आप 61 की जगह 0 लगा दें, तो दोनों टोल फ्री नंबर, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और हम यही उम्मीद करते हैं, हमें यही आशा है कि आप महिलाएं जो हमें देख रही हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल झिझके नहीं, ये आपके लिए मंच है, आपके लिए कार्यक्रम है, आपके स्वास्थ्य के लिए है। देखिए कॉलर आ भी गई, गीता है हमारे साथ जिन्होंने हमें वाराणसी से कॉल किया है। हेलो हेलो जी, हेलो
हेलो रीटा जी बताएं, सवाल बताएं। जी, मेरी बहू है हम्म। जिसका उम्र जो है आपका 35 साल है ठीक है। और बेटे का 36 है और उनको मतलब बच्चा नहीं है। अच्छा, शादी को 7 साल हो गया है। 7 साल हो और गए। क्रिएटिनिन जो है बहू का 2.5 है। क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन 2.5 है, क्रिएटिनिन जो है 2.5। ठीक तो नहीं डॉक्टर तो पी के डॉक्टर पूछना से चाहते हैं? संपर्क लोग किया था तो उन्होंने मना कर रहा है गर्भाधारण से, मतलब बच्चा होने। बच्चे के लिए मना कर रहे हैं। जी जी, तो डॉक्टर पी के कुछ आप तो पूछना इसमें चाहते ये देखना पड़ेगा कि उनका क्रिएटिनिन मतलब कि किडनी ठीक काम नहीं कर रही है। तो क्रिएटिनिन क्यों हाई है? क्या इनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की कोई बीमारी है और किडनी पेशाब से करने में समस्या कोई है? दिक्कत है, वैसी कोई दिक्कत है क्या इनको? रीटा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? शायद हमारे साथ अभी लाइन पर नहीं है मैम। जैसे किडनी की जैसे- समस्या है और हाँ। 2.5 तो ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा है। तो अगर ये प्रॉब्लम इनको है तो पहले ये किडनी की प्रॉब्लम अपनी ठीक कर लें, उसके बाद ही प्रेगनेंसी करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फिर इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और इनको आगे चल के बहुत सारी अबॉर्शन हो सकता है, बच्चा कमजोर हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, उसकी वजह से पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, एब्रप्शन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकती है, मतलब बच्चा समय से लेकिन जल्दी मैम हो सकता है। ऐसा जैसे ऐसी स्थिति है तो क्या हम एडवाइस करेंगे हाँ, कि प्रेगनेंसी हाँ। अभी ना करें, सबसे पहले अपना इलाज कराएं और माँ की हेल्थ सबसे तो इम्पोर्टेंट इसका है। इलाज हो भी सकता है? इसका इलाज भी हो सकता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि डायबिटीज की वजह से, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, कारण जानना पड़ेगा कि किडनी क्यों काम नहीं कर रही हमारी। जी जी बिल्कुल। देखिए इलाज जो पहले इसका कराएं, किडनी की जो समस्या है उसे ठीक कराएं। और जैसे डॉक्टर पी की कह रही है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, लेकिन सही देखरेख में और डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी आप आगे बढ़े। ऐसे ही बिना इलाज के रिस्की मसला हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ बीमारियां लूपस, नेफ्राइटिस वगैरह में प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उसमें जान का खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर से पूछें कि प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। बिल्कुल। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर स्वस्थ किसान में छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार है। हम आशा करते हैं कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और कॉल्स हमारे पास आएंगी और उम्मीद करते हैं कि महिलाओं की ज़्यादा कॉल्स रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और आज हम बात कर रहे हैं संतान की, संतान सुख की, इनफर्टिलिटी की, संतानहीनता की, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों की समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले इस बात को आप समझ लें। तो अगर हमारे साथ कुछ दर्शक ऐसे हैं जो पुरुष हैं जिन्हें लगता है कि कुछ समस्या आ रही है तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं या फिर सलाह ले सकते हैं हमसे। अब रेणुका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने मेनोपॉज के बारे में काफ़ी बात की, लेकिन इसके किस किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? एक तो शरीर पर भी, क्या उससे वज़न बढ़ने लगता है या फिर और क्या बाल झड़ने लगते हैं? क्योंकि मैंने देखा बहुत तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को, महिलाओं को समझाएं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। जो मेनोपॉज जो है दैट इज ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी। जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स ब्रेन से लेके अंतड़ियों में हर जगह देखे गए हैं। तो ये जो सिम्टम्स मेनोपॉज के पूरे शरीर में इफेक्ट होता है। बाल झड़ते हैं, नज़र कमज़ोर होने लग जाती है, स्किन ड्राई हो जाएगी,
फिर सोमैटिक प्रॉब्लम्स, हड्डियों में दर्द होना, घुटने दुखना, उतना आप चल नहीं पाएंगे। और सबसे ज़्यादा डेंजरस ये है जो हार्ट पे असर होना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन जो है, जब तक एक औरत को पीरियड्स आ रहे हैं, शी इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हार्ट डिजीजेस जो, लेकिन जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है उनका खतरा मेल से ज़्यादा होने लग जाता है हार्ट डिजीजेस का औरत के अंदर। जी मैम, आप भी कुछ यहाँ पर सप्लीमेंट्स के बारे में भी कुछ बताएंगे, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि 30 के बाद आप थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान दें। क्या ऐसे ही स्थिति में महिलाओं को सप्लीमेंट्स कुछ लेने चाहिए, आयरन या फिर कैल्शियम? 30 के बाद महिलाओं को का हड्डियां धीरे धीरे मीनोपॉज के बाद काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम की गोली लेनी चाहिए। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है, उससे बाल और हमारी स्किन थोड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि देखा गया है कि हमारी स्किन काफ़ी रूखी हो जाती है और उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। महिलाओं को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छी दिखनी चाहिए, तो उनकी रंग रूप जैसे जैसे इतना अच्छा नहीं रहता, उनको और मानसिक तनाव हो जाता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। तो बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत पीना चाहिए, एक्सरसाइज हर बीमारी से दूर रखने की चीज है। खान पान और एक्सरसाइज अगर हमारा सही रहे तो बहुत ही आप स्वस्थ रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि मेनोपॉज हो गया है। और आपको कैल्शियम लेना चाहिए, आपको बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, विटामिन ई लेना चाहिए और प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जैसे घी, तेल, आलू, चावल, मीठा, ये सब चीजें कम कर देनी चाहिए। और पूड़ी, हलवा, तली हुई चीजें, ये सब चीजें जो आपको बहुत टेस्टी लगती हैं, वो संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए। मैं कहूंगी नहीं कि बिल्कुल बंद करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो सफेद चीजें ध्यान रखिए कि नमक और चीनी दोनों बहुत नुकसान करती हैं। ये दोनों चीजें आपको कम से कम लेनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। गुलाब यादव एक दर्शक हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी गुलाब जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार गुलाब जी, सवाल बताइए। जी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमारी मिस्टेस का करीब 3-4 बरस है जी डिलीवरी बंद करने का। डिलीवरी बंद करने का ऑपरेशन हुआ है शायद। अच्छा, मतलब बच्चे ना होने का ऑपरेशन आप ये कह रहे हैं? अच्छा ठीक तो है। अभी मैं करीब 1 बरस हो गया उसको दोबारा खुलवाया तो सक्सेस नहीं हुआ। तो आपने बच्चे बंद करने का ऑपरेशन कराया था, वो हाथ का ऑपरेशन था, लैप्रोस्कोपी था या पेट काट के किया था? नहीं, वो उससे दूरबीन से किया था। हॉस्पिटल में। तो ऐसा है कि दूरबीन का जो ऑपरेशन होता है वो काफी हद तक तो ठीक हो जाता है, तो आप अभी टेस्ट कराते रहे। एक टेस्ट और होता है जिससे ट्यूब खुली है या बंद है ये पता चल जाता है। अगर 1 साल हो गया है और अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप HSG नाम का एक टेस्ट होता है, आप अपने गायनी के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएंगी। ये टेस्ट करके पता चल जाएगा कि दोनों ट्यूब्स आपकी खुली हैं या नहीं। अगर ट्यूब्स खुली हैं तो फिर आप फर्टाइल पीरियड जैसा मैंने बताया उस समय आपस में संबंध बनाएं, बच्चा ठहरने के चांसेस अच्छे हैं। अगर ट्यूब्स नहीं खुल पाई हैं, क्योंकि ऑपरेशन इतनी पतली ट्यूब्स होती हैं कि कई बार ऑपरेशन के बाद भी बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन अच्छी जगह हुआ है तो दोनों में से एटलीस्ट एक ट्यूब तो खुली होगी और फिर आपके बच्चा ठहरने के चांसेस है। आप ट्राई करते रहे, हो जाएगा। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, बच्चा बंद कराने का ऑपरेशन, इसको इरिवर्सिबल माना जाता है, तो ये इतना लाइटली नहीं करवाना चाहिए। जब आपकी फैमिली कंप्लीट है आप तभी करवाएं, क्योंकि इरिवर्सिबल है। इसको बंद करवाना, खोलना, ये मजाक वाली चीज नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तभी आप इसको ऑप्ट कीजिए इसके लिए। जी, अब मैं डॉक्टर पीके आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने बताया कि HSG जो टेस्ट है, ट्यूब्स का टेस्ट होता है। चलिए एक कॉलर है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम। जी संगीता जी हमारे साथ गाजियाबाद से। जी संगीता जी बताएं क्या प्रश्न है? मैम नमस्ते। नमस्कार संगीता जी। मैम मेरा ये प्रश्न है कि मैम मेरी जो लेफ्ट साइड की ओवरी है उससे कभी भी ओवुलेशन नहीं होता है। ठीक है। एंड राइट साइड में ओवुलेशन होता है बट उधर की ट्यूब ब्लॉकेज है। ठीक है, अच्छा। तो मैम क्या रीजन हो सकता है कि लेफ्ट साइड से कभी भी डोमिनेंट फॉलिकल रैप्चर नहीं होता है? मुझे क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना है? एक ही तरफ से आपका बेटा कभी कोई पुरानी बीमारी तो नहीं हुई, जैसे कि TB वगैरह तो नहीं हुआ है कभी?
आपकी जो ओवरी का साइज है वो सब कुछ ठीक है? क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि कभी एक साइड बनता है, कभी दूसरी साइड बनता है। और आप कितनी बार अंडा बनने की दवाई और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड कितने महीने करा चुकी हैं? कंटिन्यू ऑलमोस्ट 4 to 5 months स्टडी करा चुकी हूँ, फॉलिकुलर स्टडी। हाँ। बट एवरी टाइम वो राइट साइड में ही एग रैप्चर होता है। अच्छा, मतलब दूसरी साइड एक बन ही नहीं रहा है उसमें? Yes. जो वो होते हैं ना छोटे छोटे अंडे, फॉलिकल काउंट, वो कैसी है उस ओवरी? मैम वो बहुत ही नॉमिनल है मैम, बहुत कम है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ओवरी आपकी ठीक से बनी ना हो, या कभी इन्फेक्शन या सूजन हुई हो जिसकी वजह से वहां अंडा नहीं बन रहा है। अगर आप 4-5 बार ट्राई कर चुकी हैं, आपका IUI भी हुआ है बेटा? IUI जिसमें हस्बैंड का पानी लेके वाइफ के बच्चेदानी में, गर्भाशय में डाला जाता आवाज है, कट गई। क्या? अब नहीं आ रहा। तो अगर एक ट्यूब आपकी, एक अंडेदानी काम नहीं कर रही और आप 4-5 बार दवाई ले चुकी हैं, तो आपको IVF के लिए जाना चाहिए। IUI जो है वो प्रोसीजर पहले किया जा सकता है, लेकिन आपकी राइट ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो उसका प्रोसीजर का जिस अंडेदानी में अंडा बन रहा है उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपकी एक ट्यूब खराब है और दूसरी ट्यूब जो ठीक है उस वाली ओवरी में अंडा नहीं बन रहा है, तो इस स्थिति में आपको IVF के लिए आपके डॉक्टर मशवरा देंगे कि आप IVF करा लें। जी। और मैम अब हम इस पर आ ही गए हैं, तो जैसे आपने IVF बताया, IUI बताया, तो मैं कहूँगी, जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी नई तकनीकें हैं जिससे कंसेप्शन हो सकता है? तो सबसे पहले तो जब अंडा नहीं बन रहा होता, हम 5 दिन की दवाई देते हैं पीरियड्स के सेकंड डे से, और उसके बाद 10वें दिन से हम देखते हैं कि अंडा कैसे बड़ा हो रहा है। हर दिन अंडा 2 मिलीमीटर के करीब बढ़ता है, और जब अंडे का साइज 18 या 20 मिलीमीटर बड़ा हो जाता है तब उसके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। उस समय हम उनके हस्बैंड का पानी लेके और उसमें से अच्छे वाले कीटाणु लेके, शुक्राणु लेके उनके बच्चेदानी या गर्भाशय में डाल देते हैं, तो उससे अंडे और स्पर्म के मिलने के चांसेस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इस प्रोसीजर को हम IUI बोलते हैं। तो अगर 3 या 4 बार IUI कराने से भी बच्चा नहीं होता तो हम IVF के लिए भेजते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज IVF। इसमें महिला का अंडा और हस्बैंड का शुक्राणु लेके एक उनका फर्टिलाइजेशन बाहर ही लैब में किया जाता है, और जब उसका बच्चा एम्ब्रियो बन जाता है उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन या 5वें दिन महिला के गर्भाशय में बेबी को डाल दिया जाता है। उसके साथ हम कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। इस प्रोसीजर को हम IVF बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से मेनोपॉज पर। मैम, जैसे हम अपने देश की बात करें, महिलाएं अभी जैसे ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा इसको लेकर जागरूक नहीं रहती हैं। समस्याएं ज़रूर हो रही हैं कि उनका मासिक धर्म रुक गया है और उन्हें लगता है कि सब कुछ जैसे बंद हो गया, कोई वो जो दौर होता है उसे ठीक तरह से नहीं समझ पाती, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर ज़्यादा चर्चा ही नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी कि जो महिलाएं सुन रही, डॉक्टर रेणुका, जो हमारी ख़ास तौर पर गाँव की महिलाएं हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? ये जो है मेनोपॉज, रजनोवृत्ति, इस पे बहुत कम अटेंशन दी जाती है इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज में भी, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल चेंज इसमें ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपको मेनोपॉज हो रहा है, आपका जो चीज़ें आप भूलने लग जाएंगी, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बॉडी आपकी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाएगी, आपको मिड सेगमेंट ओबेसिटी, यानी आपकी जो बॉडी है आपके पेट की तरफ ज़्यादा मोटापा आ जाएगा। चाहे आपका वज़न इतना नहीं बढ़े, लेकिन आपका जो कॉन्टूर है बॉडी की, पूरी बॉडी की शेप चेंज होने लग जाती है। उसके अलावा मास्क लटकना, बाल झड़ना, तो धीरे धीरे एक औरत के लिए ये एक्सेप्ट करना, अपने बॉडी में चेंजेस आना, तो ये एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है कई लोगों के लिए। तो इसका यही इलाज है कि एक तो आप समझें, लोगों से बात करें, और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप डॉक्टर से जाके सलाह लेके आप दवाइयाँ ले सकते हैं कि ये टाइड ओवर कर जाए ये पीरियड। और एक मेंटल एक्सरसाइज के लिए आपको अपना दिमाग, कोई नई चीज़ सीखिए, कोई नई हॉबी रखिए, एक दूसरे से बात करो। सोशल बिलोंगिंग होना बहुत ज़रूरी है, दोस्त रखना, मिलना जुलना, अकेले आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, जिससे आपकी मेमोरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेमोरी और डिप्रेशन दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं अगर आप अकेले पड़े रहेंगे तो।
बिल्कुल, यानी मानसिक समस्याएं भी इसके साथ ही आपको घेर सकती हैं। ये कुछ बदलाव होते हैं शरीर में, इन्हें आप सकारात्मक तरीके से लें। जो जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उन्हीं में से एक है, तो उस समय आप अपने आप को जितना व्यस्त रख सकते हैं उतना व्यस्त रखें, शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, ऐसी चीज़ों में अपना समय दें जिनमें आपकी रुचि है, ताकि आप उस समय को, क्योंकि ये वो दौर होता है शायद उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी उस तरह से नहीं होती, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। तो मैम ने बहुत अच्छी बात भी कही इसमें, मी नो पॉज, मतलब मी नो पॉज, आप अपने नहीं अपने को जानने का भी समय है और रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते रहना। अब पिकी, डॉक्टर पिकी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक अक्सर हम बात ये भी कहते हैं कि आप कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, ब्लड ग्रुप जरूर देख लें पति पत्नी में। ये कितना महत्वपूर्ण है और इसका बच्चा होने या ना होने से क्या संबंध है? इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसा डॉक्टर रेणुका मैडम ने बताया कि ईस्ट्रोजन की कमी के कारण मीनोपॉज होता है, तो हमें सोया वाला खाना खाना चाहिए। तो सोयाबीन जो होती है, सोया वाला जो खाना होता है, प्लांट के अंदर जो ईस्ट्रोजन होता है वो मिलता है, तो उससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो आपने बोला कि हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे का, अगर हस्बैंड का आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपका बच्चा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है, तो माँ बच्चे के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनाती है, जिसकी वजह से आपके अबॉर्शंस हो सकते हैं, बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज जा सकती हैं, जिसको हम RH इम्यूनाइजेशन कहते हैं, और बच्चे के अंदर दुष्प्रभाव, मतलब अनीमिया और बच्चे के पनपने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए जिनका हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का नेगेटिव है, उनको हम 7वें महीने में एक महंगा इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडीज ना बने, और प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद फिर 72 घंटे के अंदर या जितनी जल्दी हो सके वो इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे एंटीबॉडीज ना बने। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण है ब्लड ग्रुप का जानना। अक्सर हम तो इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं। कई लोगों को तो अपना ब्लड ग्रुप पता भी नहीं होता है, तो ऐसी ऐसी स्थितियां भी हो सकती है और हम इन मकड़ जाल में फंसे रहते हैं और समझ नहीं आता कि आखिर ये समस्या हुई क्यों। तो देखिए, यही मकसद भी है हमारा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयर कर सके। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रेणुका, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुँचने वाले हैं, तो कुछ और बातें जो आप जो ढलती उम्र है, या फिर मैं कहूँ कि जो आप बता रहे हैं कि मी नो वाला जो एक फेज़ होता है, उसमें और क्या क्या करना चाहिए, उस पूरे लाइफस्टाइल को, मानसिक शारीरिक हर तरह से कुछ और हमारे दर्शकों को, महिलाओं को सजेशन देना चाहेंगे? एक कंसेप्ट रहता है कि एक औरत को हमेशा उसने जिंदगी में दूसरों का ही ख्याल रखा, अपने बच्चों का ध्यान रखा, हस्बैंड का ध्यान रखा, तो ये वो टाइम है जब औरत को अपना ध्यान रखना है। उसको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, अपने ब्रेन के लिए एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि वो ये आखिरी लाइफ का फेज जो एक ज़िंदगी की शाम है, एक उतनी ही खूबसूरत रहे जितनी बाकी ज़िंदगी रही है उसकी। जी जी। हेलो, हमारे साथ एक दर्शक है, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, वो महिलाएं, वो युवतियाँ जो बहुत स्ट्रेस में हैं कि बच्चा कब होगा, इसको लेकर भी मुझे लगता है एक मेंटल कंडीशनिंग होनी पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है। कम शब्दों में, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये महिलाएं, मैं ये देखती हूँ, कहीं सोशल गैदरिंग में नहीं जा पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, कहीं जहाँ पे भी जाती हैं सब यही पूछते हैं कि बच्चा कब होगा। हस्बैंड के साथ जब वो संबंध बनाती है तब भी उनके दिमाग में यही चलता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को सबसे पहले शांत रखें और पॉजिटिव थिंकिंग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें, तो इसके साथ ही फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस आपके बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉजिटिव रहना, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रेणुका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर पिकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आई, और उम्मीद है कि महिलाओं को ज़रूर आपकी बातें सुनकर आज कुछ राहत मिली होगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपर्ट की सलाह से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं। झांसी से नीतू सिन्हा ने लिखा है कि उनकी माँ एक लंबे अरसे से माइग्रेन की समस्या से जूझ रही हैं, क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। वहीं
कानपुर से सरला वर्मा की समस्या ये है कि उन्होंने अपनी मां के बारे में लिखा है कि यदि कोई भी दवा लेते हैं तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, क्या वजह है? इस डर से वो कई बार बुखार की दवा भी नहीं ले पाती। कोई उपाय बताइए, जानना चाहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हम हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से यानी टेलीविजन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और ईमेल पता आप नोट कर लें, swasthkisanlive@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर आपके कोई सवाल है आप हमें ईमेल करें, कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम कार्यक्रम करें तो वो सजेशन भी आप हमें ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ आपसे हम विदा लेंगे। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ, विशेषज्ञों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और हाँ, दूरदर्शन के साथ देखते रहें। नमस्कार।